वेलकम बैक। और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में चेंजेस, तालीमी निज़ाम में आप कह लीजिए, या जो हमारा रिज़ल्ट जिस तरह से बनता है, जिस तरह स्टूडेंट्स की असेसमेंट होती है, उसमें एक चेंज आ रहा है। और लगभग जितना मैंने उसे पढ़ा है, ऐसे लगता है कि वो कैम्ब्रिज सिस्टम से मिलता जुलता है। खैर, हमारे यहाँ बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और बेहतरी होनी भी चाहिए। इसमें बड़े खुशाइन किस्म के फ़ैसले हैं जो लिए गए हैं, लेकिन इसको हर जाविये से हम परखने की कोशिश करेंगे अपने इस सेशन में। हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर यास्मीन फ़ारूकी मौजूद हैं, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड डिज़ाइन है। इल्मा यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। और भी बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू के लिए हमने ये आपसे शेयर किया। सफदर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीजन्ड रिपोर्टर हैं, एजुकेशन को कवर करते हैं, और आज के इस अहम टॉपिक पे इनका क्या ख्याल है वो हमसे शेयर करेंगे। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ जो इस वक्त जो ये सारी डिसीजन मेकिंग हुई है, उस हवाले से अथॉरिटी मौजूद हैं। चेयरमैन IBCC इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं, गुलाम अली मल्ला साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पहले तो गुलाम अली मल्ला साहब, ये जो ओवरऑल आप लोगों ने चेंजेस लाने की कोशिश की है, जब इसे रीड करते हैं तो ऐसे लगता है कि काफ़ी खुशाइंद हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जी, बहुत मेहरबानी। ये बहुत अहम इशू है कि देखिए IBCC काफी अरसे से एग्जाम रिफॉर्म पे बात कर रहा है और असेसमेंट रिफॉर्म पे बात कर रहा है। बाकी तो चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये हमने ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा इसको चेंज किया है। अब ये पहला सवाल आपका बनता है कि इसको चेंज हमने किया क्यों है, जरूरत क्या पड़ी। देखें, जब भी बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है या इवन यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो बच्चा पढ़ता है, उसका करिकुलम होता है, उस करिकुलम में उसने कितना सीखा, वो फिर एक इंडिपेंडेंट होता है, कोई पार्टी होती है जिसके जरिए आप चेक करते हैं कि किस बच्चे ने कितना सीखा है। लर्निंग आउटकम को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं, एग्जाम लेते हैं। और एग्जाम फिर हम कैसे उसका रिजल्ट कैसे देंगे, फिर वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए बच्चे के कार्ड में। अब कार्ड में हुआ ये कि करना हमने ये था कि किस बच्चे ने कितना सीखा है, लेकिन नंबर दे के हमने ये कर दिया कि आपस में बच्चों की रेस शुरू हो गई। और फिर ये रेस बच्चों तक महदूद नहीं रही, ये रेस फिर फैमिलीज में भी चली गई। उसके पेरेंट्स कहते हैं, उनको प्रेशर देते हैं कि ये 400 से 399 नंबर क्यों आए। इस तरीके से एक अजीब वो गरीब माहौल। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि बच्चे ने चेक करना है कि करिकुलम कितना सीखा है। फर्ज करें कि 4-5 हजार बच्चों ने इस लेवल पे सीखा है कि ये बच्चे आउटस्टैंडिंग है, कि इन्होंने बहुत अच्छा सीखा है। फिर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एवरेज सीखा है, कुछ ने बिलो एवरेज सीखा है। तो दुनिया में ग्रेडिंग के मुख्तलिफ मयार हैं। फर्ज करें कि जब हम ये कंपेयर कर रहे थे तो एक कंट्री का मैंने देखा कि वो सिर्फ लिखते हैं पास और फेल, दूसरी कंट्री लिखती है पास, फेल और डिस्टिंक्शन। अच्छा, ये डिफरेंट जो है वो ग्रेडिंग आपके पास, ये सिंबल्स अल्फाबेटिक तो भी हमारे यूज होते पास हैं। कौन सी ग्रेडिंग होगी, ABCD वाली होगी या इस तरह से कोई ग्रेडिंग होगी? नहीं, हमारे पास जो है वो पहले हमारे पास जो था वो था अल्फाबेटिक ही, लेकिन वो 7 डिजिट होता था और 7 अल्फाबेट्स होते थे। अब जो है हम जिसको कहते हैं 10 सिंबल, जिसमें A++A+A। अब अच्छा, पिछला जो सिस्टम था उसमें एक तो वो नंबरदार होते थे, नंबर के पीछे नफ्सियाती मसाइल बच्चों के बढ़ रहे थे। और दूसरा उसमें इशू ये था कि जो A1 के बच्चे थे उसकी रेंज 81 से लेकर 100 तक थी। कोई पता नहीं चल रहा था कि इनमें से आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो जो टॉप के स्लॉट थे वो हमने 5-5 के 96 से 100 तक के आउटस्टैंडिंग है। फिर हमने दूसरा कर दिया कि 91 से 95 तक, इस तरीके से। और पास दूसरा इसमें जो अहम हमने फैसला किया है कि पासिंग मार्क्स 33 खत्म कर दिए, 40 कर दिया। अब उससे फिर एक स्टैंडर्ड जो बच्चा टारगेट मिनिमम रखेगा वो 40% ही रखेगा। इससे भी कुछ आपके स्टैंडर्ड्स जो हो ठीक होंगे। अच्छा, ये क्योंकि जाहिर है ये जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात है कि दूसरे मुल्कों को स्टडी किया और उसके बाद आपने ये आखज किया कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन उनका जो सिलेबस है और उनका जो पेपर देने का या अटेम्प्ट करने का तरीका है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। तो क्या हमारे यहाँ इस चीज पर भी नजरसानी की जा रही है? बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से शुरू में अर्ज किया कि IBCC पिछले 3-4 साल से रिफॉर्म की बहुत बातें कर रहा है। देखिए, आपने खुद फरमाया कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो रोट लर्निंग पे है। रट्टा पूरा का पूरा, बच्चे को पूरी किताब याद करवाते हैं, लेकिन किताब पढ़ाने का, किताब याद करवाने का दुनिया के किसी मुल्क में ये सिस्टम राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में
पहले टीचर पूरा का पूरा वो बुक ऑफलोड करता है बच्चे के सामने, फिर वो बच्चा पूरा किताब रटता है, फिर वो रटा हुआ किताब पेपर में छाप के आ जाता है। ये क्या तालीम, कहाँ की तालीम है? तो फिर आईबीसीसी ने इसको भी रिव्यू किया है। अब आईबीसीसी ने क्या किया है, ये बुनियादी सिर्फ सवाल नहीं होंगे। अब सवाल क्या किस तरह के होंगे कि 50% आपके नॉलेज के सवाल होंगे बुनियादी, 30% आपके अंडरस्टैंडिंग के सवाल होंगे, 20% आपकी एप्लीकेशन के सवाल होंगे। यानी हाई कॉग्निटिव ऑर्डर के सवाल अब पेपर में आएंगे। फिर एक सवाल आएगा कि ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन आइटम बैंक की तरफ चले गए और इस वक्त काफी बोर्ड्स ने क्वेश्चन आइटम बैंक या असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत ही उसमें सवाल बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें लेकिन फिर क्योंकि 2024 से आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें पेपर बनाने वाले को भी ये सारी नॉलेज होनी चाहिए और उसके अंदर इतनी अवेयरनेस और इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो ऐसा पेपर बनाए। और जो चेक करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही लगा बंदा सिस्टम है, पेपर जिस तरह चेक किए जाते हैं, ये तफसील लिखी जाती है 1.5 2 पेज की, तो फिर उनको भी उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस हिसाब से क्या स्टाफ के लिए भी कोई ट्रेनिंग है या स्टाफ के लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? दो सवाल हैं आपके इसमें। एक तो आइटम डेवलपमेंट के हवाले से, जिसको क्वेश्चन पेपर सेटिंग का कह रहे हैं आप जी। उसमें अभी आईबीसीसी ने एक ट्रेनिंग करवाई थी और हम ट्रेनर अभी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ट्रेनर जो है वो तैयार कर रहे हैं। उनका काम क्या होगा? उनका काम ये होगा कि उस असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत जो है वो कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके डिफिकल्ट सवाल भी आ रहे हैं, आपके एवरेज सवाल भी आ रहे हैं, आपके आसान सवाल भी आ रहे हैं। कौन से ऑर्डर हाई कॉग्निटिव ऑर्डर के सवाल आ रहे हैं वो भी इंश्योर करवा रहे हैं। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के वर्कशॉप्स हम सिंध में करवा चुके हैं, बाकी सूबों का भी हमने प्लान किया है, वो करवा रहे हैं। अच्छा, 2 दिन पहले हमने कराची में एक कॉन्फ्रेंस करवाई है जिसमें सिंध के आईटी और एग्जामिनेशन के जो भी स्टाफ है पूरा का पूरा हमने यहाँ बुलाया और उनको बुलाया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल सवाल सही है कि जब तक असेसमेंट के हवाले से टीचर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम सारे खराब हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली मल्ला साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम चीजें आपने एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे होंगे, लेकिन हम चाहते थे कि मल्ला साहब से पहले ये चीज़ें कुछ क्लैरिफाई हो जाएं। जितनी गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, आपका क्या स्टांस है इस बारे में? नहीं, ये एक अच्छा पुश आइन फैसला है कि हम भी तरक्की याफ्ता कौमों की तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम में करें, लेकिन इतनी तेज़ी से अभी मतलब आप वो कह रहे हैं कि 20 अगले साल में 2 ही महीने रह गए, बल्कि 1.5 मंथ रह गया। तो इतनी तेजी से हड़ाहुड़ी में जब कोई काम किया जाता है तो फिर वो उसके लिए आपको वो कह रहे हैं 3 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे, आप क्या कहेंगे इसमें? अच्छा देखिए, इसमें 2 बातें हैं। तो मल्ला साहब ने, जैसे मुझे नहीं पता इस लाइन पर हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने बात की थी कि लर्निंग आउटकम की ना। तो जब ये लर्निंग आउटकम से आप जाहिर है कि इनका काम यही है, जितने भी तालीमी बोर्ड्स का काम है कि वो आउटकम देखेंगे, बच्चे ने पूरे साल में क्या पढ़ा है, वो इम्तिहान लेंगे, वो रिजल्ट्स देंगे। अब ये कि रिजल्ट्स का तरीक़ाकार तब्दील होने जा रहा है, हमने इस पर बात की, लेकिन खुद लर्निंग पे बात कौन करेगा? बात यह है कि अगर मल्ला साहब इतनी बड़ी चेंज लाने जा रहे हैं, बहुत खुशाइंद है, ठीक है, होना चाहिए चेंज। एक पिछले कई दिहाइयों से निज़ाम चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन खुद हमारे जो मैट्रिक लेवल पे स्कूलों का हाल है, इंटर लेवल पे कॉलेजों का हाल है, उस पर कौन बात करेगा? वहाँ पर क्या बच्चे जो हैं वो पूरा साल पढ़ के जो इम्तिहान में आ रहे हैं, कि वो ये पढ़ के आ रहे हैं जिन पर आप इसको आप उनकी इम्तिहानात लेने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? पूरे साल स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है? अगर गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल ले लें तो वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है? वहाँ तो किताबें ही नहीं होती हैं। अब सीएम ने परसों यहाँ पर सिंध में किताबें तकसीम की हैं खुद। तो इसका मतलब क्या है? आपका सेशन शुरू हुआ था अगस्त से, अब नवंबर का मिड आ गया, ठीक है ना, यानी 3.5 माह के बाद अब जब अगर आप मिड सेशन हो गया नहीं है, मिड सेशन में किताबें तकसीम करेंगे, ठीक है, अब ये फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड मैट्रिक तक जब किताबें तकसीम होंगी तो बच्चे कब पढ़ेंगे? फिर जब बच्चे इम्तिहानात में जाएंगे तो वो क्या इम्तिहानात देंगे? तो असल में लर्निंग आउटकम से पहले हमें लर्निंग पे बात करनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन, एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आप हमें बताइएगा, क्योंकि आप डीन हैं, आपने मुख्तलिफ जगहों पर भी पूरे डिपार्टमेंट्स के एज हेड आपने काम किया है। किस क्वालिटी का स्टूडेंट आप लोगों के पास आ रहा है? पाकिस्तान में ज़ाहिर है स्कूल से कॉलेज से निकल के बच्चे जब आ रहे होते हैं, और आप इसको किस तरह से असेस करती हैं इस सिस्टम को? मजीद आपसे इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ मौजूद हैं, सफदर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जो नया सिस्टम ऑफ असेसमेंट पाकिस्तान में राइज होने जा रहा है 2024 से। डॉक्टर यास्मीन, आप उस वक्त हमें कुछ बता रही थी और मैं आपसे ये भी पूछ रही थी कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं हमारे पास जब आपके पास आते हैं। देखिए, इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो एक क्लास यूनिवर्सिटी जैसे लम्स है या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ जाहिर है जब आप अच्छे स्टूडेंट्स को लेते हैं तो वो आउटकम भी और रिजल्ट्स भी अच्छे देते हैं। बाद में ये मिक्स टाइप ऑफ स्टूडेंट आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे भी आ जाते हैं, बहुत एवरेज टाइप के भी स्टूडेंट आते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड। हाँ, तो वो बैकग्राउंड यूजुअली जो कैम्ब्रिज का होगा मेरे ख्याल में वो ब्रिलियंट होते हैं। देखिए, कैम्ब्रिज की जो एजुकेशन है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है आपको। वो रट्टूफाई नहीं करते चीज़ों को, वो समझ के पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको पेजेस याद नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। बेसिकली दे फॉलो द पेडागॉजी। पेडागॉजी जो होती है वो मेथडोलॉजी या लर्निंग सिस्टम को करना होता है कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे, तो तरीके क्या हैं। तो हमारे पास बेसिकली जब आप कहते हैं कि एक नया सिस्टम ला रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने टीचर्स को ही ट्रेन करना पड़ेगा। आपके टीचर्स ही ट्रेनिंग याफ्ता नहीं है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं जिनकी आप बात कर रही थी, मैं तो क्योंकि मीडिया साइंसेस की टीचर हूँ, तो हमारे पास बच्चों में एम्बिशियस बच्चे होते हैं, बहुत उनको सीखना होता है, उनको मीडिया में आना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को होस्ट बनना है, तो उनके अलग वो हैं। लेकिन जहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनको रिसर्चर बनना है, सब कुछ बनना है, वहाँ पे ये बातें ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती हैं कि वो क्या सीख कर आए, उनकी कितनी ज़्यादा क्रिटिकली चीज़ों को एवेल्यूएट करने की वो है। ये सिस्टम अच्छा है, ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रेड्स मिलेंगे। अब यहाँ ये नहीं होगा कि ओवरऑल एक ए ग्रेड आ गया था। जैसे मैं मैट्रिक में थी तो मेरा ए ग्रेड आया, चंद नंबर रह गए थे A1 से, तो मुझे बड़ी डांट पड़ी थी घर में कि तुम्हारे इतने से नंबर रह गए, वरना A1 आ जाता। तो अब ये वाकई ये दौड़ थोड़ी वो होगी, बच्चा हर सब्जेक्ट दौड़ फिर भी आपको नहीं लगता दोबारा होगी? क्योंकि कैम्ब्रिज में भी दौड़ होती है, ए स्टार क्यों नहीं आया, ए स्टार ए आना चाहिए था, तो ये दौड़ तो वहाँ भी है। नहीं, दौड़ से मुराद ये कि एक ओवरऑल ग्रेड आ जाता था ना, अब हर सब्जेक्ट में दौड़ लगेगी, हर सब्जेक्ट को उतना ही फोकस करना पड़ेगा। बात दरअसल ये कि फिर वो बच्चे जो है ना, उनको अलग अलग तरीक़ों से सिखाया जाता है। अब हमारे घर में भी बच्चे सारे कैम्ब्रिज स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो मैं देखती हूँ वो लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, असाइनमेंट कैसे होते हैं। लेकिन जब मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखती हूँ, तो ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटी है, ना ट्रेन टीचर्स हैं। फिर उनके और अगर आप मुख्तलिफ रीजन्स को देखें तो इतना डाइवर्सिफाइड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है कि जेंडर डिस्पैरिटी है। आपके पास 2.5 करोड़ के जितने बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते, 22.8 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आपके पास स्कूलों में आपका स्कूल नहीं बने हुए, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो आप ये जब ये सब कुछ करें तो उससे पहले आप वो माहौल तो दें जहाँ बच्चे बैठ के चैन से अच्छी तरह पढ़ें। अच्छा, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सफदर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों को कैम्ब्रिज में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत छोटी उम्र से सिखाई जाती है। अब ठीक है, ये हम बहुत अच्छा सिस्टम आ रहा है, सिस्टम से हमें कोई इख्तलाफ उसको नहीं करते, लेकिन वो बच्चा जिसने सारी जिंदगी रॉट लर्निंग की है, बिल्कुल जिस तरह उसका सेकेंडरी का एक मिजाज रहा है, अब 9th में आके या 11th में आके जो कहा जा रहा है कि पहले वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसको क्रिटिकल थिंकिंग दे दी जाए, तो वो आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ क्रिटिकल थिंकिंग खड़ी हुई है, एक तरफ रोट लर्निंग खड़ी हुई है। ठीक है ना। जो आपका सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम व इंटर सिस्टम, ठीक है, अगर आप उसको कैम्ब्रिज के नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं तो उसको सबसे पहले आपको अपने ना सिर्फ ये कि जैसे मल्ला साहब ने कहा कि हमने कल वर्कशॉप कराई है कराची में IT मैनेजर्स की और कंट्रोलर्स की, कि ये चीज़ को आपको नीचे ग्रास रूट लेवल तक लाना पड़ेगा। आपको टीचर्स की वर्कशॉप करानी पड़ेगी। कौन से टीचर? जो कॉपियों की असेसमेंट नहीं कर रहे बल्कि जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको बच्चों को भी जाके बताना पड़ेगा कि अगर अब आपको इस सिस्टम में आना है, अगर आपको इस तरह के ग्रेड्स लेना है, उस तरह के ग्रेड्स लेने के लिए आपको लर्निंग कैसी करनी है। और फिर स्कूल के अंदर भी उसी तरह के पेपर बनेंगे ना, स्कूल के अंदर भी जो होती है, टेस्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो वैसी होनी चाहिए। ये असल बुनियादी काम है कोऑर्डिनेशन का, कि IBCC और जो इम्तिहानी बोर्ड्स हैं पूरे मुल्क के, वो स्कूलों से कोऑर्डिनेशन करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करें कि हम अब ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसके ये चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अपनी जो है एक ट्रैक को अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको अपने टीचर्स का जो ट्रैक है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको बच्चे को पढ़ाना कैसे है, आपका जो सिलेबस है वो इस काबिल है कि नहीं है, ये सारी बातें हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो ये सिस्टम कुछ अरसे तक चलेगा। हो सकता है कुछ अरसे बाद हम कहें कि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं और वापस लेकर आ रहे हैं।
तो ये अभी भी देखिए जो बच्चे कैम्ब्रिज में भी शुरू से पढ़ रहे होते हैं, जब उनको फाइनल एग्जाम्स देने होते हैं उससे पहले उनकी भी वर्कशॉप्स होती हैं कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो ये चीज़ें एक बड़े लेवल की हैं और हम हमेशा से ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान में हों, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जल्दी जल्दी में कोई नुकसान हमें देखना पड़े। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसान कर रहा था, असल में सिस्टम के 4 बड़े फायदे हैं। इंटर बोर्ड कमेटी पूरे मुल्क की उसने फैसला जो किया है, इसके नतीजे में एक तो ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे थोड़ा सा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में रहते थे 4 से कम तरी में, अब वो भी फख्र से कह सकते हैं मेरा जीपीए आया है। दूसरी बात ये कि अगर किसी सब्जेक्ट में उनका सी या डी है तो वो कह सकते हैं भाई इसमें तो मेरा ए ग्रेड आया है। हर सब्जेक्ट के ग्रेड अलग होंगे। और दूसरी सबसे अहम तरीन बात कि जो मुल्क की यूनिवर्सिटीज में जीपीए मांगा जाता था या बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज में नॉर्थ अमेरिका में दाखिले होते थे, उसके लिए जो दरकार होता था ग्रेड सिस्टम, उसमें ये लोग कम्पीट कर सकते हैं, एडमिशन के लिए बड़े एतमाद के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आपके जो एक डिस्कशन हुआ था उसमें मैं अर्ज करूँ कि जो एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का करिकुलम विंग है, उसने एक अरसे से प्रोग्राम शुरू किया हुआ है करिकुलम अपडेट और अपग्रेड करने का। तो उसमें वो चीजें आ चुकी हैं जो कैम्ब्रिज में होती हैं, वो हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट में शामिल हो चुकी है। तो इस तरह से हर लिहाज से ये बेहतर है और ये मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे स्टूडेंट और बहुत कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर यास्मीन, जिस तरह अब ये कहा जा रहा है कि फेल का लफ्ज हटा दिया जाएगा, इससे आप क्या समझती हैं कि नफ्सियाती क्या इम्पैक्ट होगा पेरेंट्स पे और बच्चों पे? भाई नफ्सियाती इम्पैक्ट क्या होगा? फेल का चेंज करके उन्होंने यू ग्रेड कर दिया उसको, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये लफ्जों का उलट फेर है। और जैसे उन्होंने कहा कि सी ग्रेड आता था तो बेचारा शर्मिंदा होता था, तो अब तो उसका सी भी नहीं आएगा और नीचे आएगा, इसलिए कि अब आपने नंबर्स की रेंज बढ़ा दी ना। पहले तो A1 को हम कहते थे 80+, 80 to 100 तक। अब 80 पे तो आपका बी आ रहा है। अब 80 से लेके 90 तक आपने ए कर दिया, तो अब आप सोचे सी वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे? पहले भाई मेरा कहने का मकसद बहैसियत एक एजुकेशनिस्ट, और क्योंकि एक दर्दमंदी के साथ मैं कह रही हूँ, मुझे कोई इस सिस्टम से इख्तिलाफ कतन नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे भी मॉडर्न तरह के असेसमेंट के आदी होंगे, उसके लिए तैयार होंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे, वो प्रोग्रेस कंट्रीज़ में जाएंगे तो उनको भी पता होगा ये ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह। लेकिन पहले उनको उस तरह से पढ़ने की आदत तो डालनी चाहिए ना। करिकुलम बेशक बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप सिर्फ बड़े बड़े शहरों में करवा के ये ना समझें कि पूरे पाकिस्तान में हो गई है। आपको छोटे छोटे शहर में जो रहते हैं, गाँवों में जो रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो भी हमारे ही बच्चे हैं। आपने क्या उनको प्रिपेयर किया इन सब चीज़ों के लिए? ये नहीं, ये तो एक मतलब फूल्स पैराडाइज, आई एम सॉरी टू से, में रहने वाली बात है कि आप चंद जगहों पे करके उसको समझते हैं कि हमने सब पढ़ लिया, बना लिया। इम्प्लीमेंट करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप उसको अभी आप किसी ऐसी ही जगह पे चले जाएं रिमोट एरिया में, तो आप देख लीजिए बच्चों का क्या हाल है। क्या वो रीडिंग के भी काबिल हैं? क्या उनके टीचर्स इस काबिल हैं कि उनको ये इस पेडागोजी के साथ पढ़ा सकें? तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। और शायद वालिदैन के लिए भी थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त लगे इस तमाम चीज़ को। देखें, इसमें जब से IBCC ने पिछले 2 से 3 साल में बहुत अहम फैसले किए हैं। हम इस वक्त एक मखसूस फैसले पे ग्रेडिंग सिस्टम पे बात कर रहे हैं। IBCC ने इसी साल जनवरी में एक बड़ा फैसला किया था कि मैट्रिक और इंटर के लेवल पर जो फैकल्टी की पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाए। अब मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल कैम्ब्रिज की तरफ पे अगर बायोलॉजी पढ़ना चाह रहा है तो बैक वक्त दोनों सब्जेक्ट ले सकता है और पढ़ भी सकता है, और बैक वक्त दोनों सब्जेक्ट के इम्तिहान भी दे सकता है। इसी तरह के और भी फैसले हैं। अब ये है कि देखें इन फैसलों को अडॉप्ट किस तरह किया जाएगा, सिंध में अडॉप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि परसों ही जो है एक सिंध का जो प्राइवेट बोर्ड है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड, उसने कहा है कि हम इसको अडॉप्ट करने जा रहे हैं इन फैसलों को, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो पब्लिक सेक्टर बोर्ड है, जहाँ पर आपकी जो ज़्यादा इनरोलमेंट है, 80% इनरोलमेंट आपकी पब्लिक सेक्टर बोर्ड के पास है, वो इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कैसे करेंगे और उनके बच्चे क्या इन फैसलों के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बड़े आपको बजाय लगता है कि फैसला बहुत अच्छा है और यकीनन वो फैसला अच्छा होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो रेडीनेस है वो बहुत काउंट करती है कि वो बच्चे उसके लिए बच्चा, स्कूल, टीचर और बोर्ड खुद इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। इसलिए हम ये देखते हैं कि फैसले तो सारे फेडरल लेवल पे सारे IBCC कर रही होती है, लेकिन सिंध इसकी इम्प्लीमेंट में हम देखते हैं काफी पीछे चल रहा होता है। और अभी तक ये सारे फैसले हमने देख रहे हैं कि अभी तक ये है यहाँ पर कोई सोच भी नहीं आई है। तो ये बात है कि हमें फैसले से कोई भी इख्तलाफ नहीं है। फैसला बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, राइज भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है और इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर यास्मीन, थैंक यू सफदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे विद अ डिफरेंट टॉपिक। ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड।